अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट। और मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल खान। फातिमा बहुत जल्दी नहीं थी, आप मॉर्निंग स्पॉट भी कर दिया, चीज़ें भी कर दी। आज आप बहुत खुश हैं, ऐसा लग रहा है कि खुशी की कोई खास वजह है। नहीं, कोई खुशी की खास वजह नहीं है, मगर वही बात जो कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ करते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और अच्छी अच्छी बातों से करते हैं। इसलिए जो एनर्जी है ना वो डबल हो जाती है और हमेशा मैं यही कहती हूँ कि पॉजिटिव रहें, दिन का आगाज़ अच्छा करें। मेरी एनर्जी सिर्फ एक दिन डबल होती है, वो जिस दिन सैलरी आने का वक्त होता है। और वो एनर्जी पता है डाउन कैसे होती जाती है। वो 15 दिन 20 दिन गुजरते हैं और जब आखिरी हफ्ता होता है तो अल्लाह की कसम इतनी डाउन होती है वो एनर्जी कि वो उसको फिर खुद को मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, एक हफ्ता और काम करोगे तो फिर एक सैलरी आ जाएगी। तो क्या आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आप भी कमेंट करके बताइए। ऐसा ही होता है, वैसे होता है ऐसा ही होता है। तो वो कौन लोग होते हैं जिन्हें हर दिन एक मोटिवेशन मिलती है? उनकी सैलरी अच्छी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि हम जो है ना अच्छी बात करके प्रोग्राम का आगाज करते हैं। क्या बता तो अगर लाखों करोड़ों में से अगर किसी ने 2 या 3 लोगों ने भी ये बात अगर अपना ली तो हमारे लिए अच्छा है और उनके लिए भी अच्छा है। तो अच्छी बात का आगाज करते हैं। फिलहाल स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज की अच्छी बात क्या बताने जा रही है? अच्छा कुछ मजेदार सी बात होगी यकीनन। बाज लोग बहुत जल्दबाज होते हैं, हर काम में जल्दी करते हैं और सोचते समझते नहीं, और इसी बात की वजह से नुकसान उठा लेते। वैसे ये बात मेरे ऊपर है। बिल्कुल दुरुस्त। ये बात मेरे ऊपर है। अच्छा ऐसा ही है मेरे ऊपर। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा क्योंकि तब्दीली वक्त की जरूरत है, लेकिन कामयाबी का जो असल दारोमदार है ना उजलत पर नहीं है बल्कि दानिशमंदी और समझदारी पर है। मतलब यू हैव टू बी लाइक कि आपको समझदारी का कोई ना कोई ऐसा पहलू उठाना पड़ता है कि आप कोई हिमाकत करने से पहले जरा सोच लें। अच्छा, अगर मैं ये कर रही हूँ तो आप मुझे अच्छी बात बोलने नहीं देंगे? नहीं तो आपने कहा कि मैं ये करती तो मैंने कहा फिर फजूल आज की अच्छी बात करना, आज मैं बता देता हूँ। मैं डिटेल में बताती हूँ फिर आपको। हाँ। हम जिंदगी में बहुत बार जल्दबाजी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो छोटे फैसले हो या बड़े, और यही जल्दबाजी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग दूसरों के दबाव या माहौल की वजह से जल्दबाजी करते हैं बगैर ये सोचे कि ये फैसला उनके लिए कैसे साबित होगा और किस तरह होगा, और ये हमेशा मेरे साथ होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि फातिमा आप जल्दबाजी करती कोई बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी में भी 2 तरीके होते हैं। एक जल्दबाजी होती है कि सोचा आपने, फौरन फैसला कर लिया, मतलब आपने जस्ट यू हैव थॉट अबाउट इट और फिर उसके बाद आपने फौरन से उसको काम कर लिया। एक होता है बगैर सोचे बगैर समझे। हम अपनी सोच को बेहतर बनाना अगर चाहते हैं या जज्बात को काबू अगर हम उसको रखें ना, काबू को, यानी कि इमोशंस आपके औकात में रहें, सीधी सी बात। Exactly ऐसा और हर सूरत हाल को अच्छी अगर समझकर हम जो है वो उसको टेक ओवर करते हैं ना चीज़ों को, तो मामला बेहतर होता है। लेकिन अगर हम बगैर सोचे बगैर समझे, और वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कूद जाएं या किसी भी सिचुएशन के अंदर कूदने से पहले सोचे बगैर किसी और को शामिल कर लें, चीज़ें मैस्ड अप हो जाती हैं। और ऐसा ही होता है क्योंकि देखिए, अगर हम कोई काम कोई भी फैसला अगर सोचते नहीं है और कर देते हैं, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं ना, अगर अच्छे आ गए तो फिर हम तो यही कहेंगे ना कि भाई देखा, ये मेरा फैसला था, ये मेरा फैसला था। मगर भाई अगर गलत हो जाए ना तो फिर कहेंगे नहीं भाई वो तो बस हो गया, अब गलती हो गई। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से मशवरा करें, तजर्बाकार अफराद की राय लें और फैसले करने से पहले तमाम पहलू पर गौर करें। ये अमल हमें जल्दबाजी से बचाने में मदद देगा। याद रखिए कि गलतियों से सबक सीखना भी ज़रूरी है, मगर बेहतर है कि हम इन गलतियों से पहले ही बचने की कोशिश करें। ज़िंदगी में जल्दबाजी की बजाय समझदारी से कदम उठाएं, क्योंकि कामयाबी की असल राज सब्र और दानिशमंदी में छुपाया। कभी ऐसा हुआ है बिलाल आपके साथ कि आपने कोई काम कर लिया फिर उसके बाद बोला है पहले सोच लेना चाहिए था? बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है और अक्सर बेशतर अपनों के साथ ही होता है। परायों के साथ तो बंदा बहुत सोचता है, किसी पराये को उधार भी देना हो, किसी को मशवरा भी देना हो, बहुत सोचते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका जवाब क्या आएगा। अपनों के साथ समटाइम्स बड़ी बेतकल्लुफी होती है, हम बगैर सोचे बगैर समझे किसी को कुछ दे देते, बाद में रिग्रेट होता है। अपनी ही चीज़ ऐसे मांग रहे होते हैं जैसे कर्जा ले रहे हैं वापस। अपना ही मशवरे के ऊपर इतना सुनने को मिलती है कि दिल चाहता है कि इसको मैंने मशवरा क्यों दिया, सामने गड्ढा था, गड्ढे के अंदर गिरने देता, मैं उसको रोकता नहीं। तो समटाइम्स आप बहुत जल्दी कर जाते हैं, लेकिन वो एक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपने आज बता के ये वाजे कर दिया, मुझे अच्छा ये लगा। फातिमा बताया मैं भी जल्दबाज हूँ, लेकिन उसके बाद फातिमा ने जो टिप्स दिए हैं वो शायद बहुत काबिल गौर है, जिनसे आप बच सकते हैं, और यही होना भी चाहिए। चलें जी, अच्छी बात तो हो गई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, चाहे वो मुल्की हो आलमी सतह पर हो, उस पर नज़र डालते हैं। और सबसे पहली जो खबर है ना वो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से है, जिनका कहना है कि कतर में मुज़ाकरात तहरीक तालिबान अफगानिस्तान से हुए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI
तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात करते हैं। जो पाकिस्तान के बच्चों के कातिल हैं उनसे बातचीत ना की है ना आइंदा करेंगे। वेरी गुड। दो टोक के जवाब था। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह भी कहा कि कतर के अंदर पाक अफगान समझौते पर अमल दरामद कैसे होगा, इस पर जो है वो इस्तांबुल मुज़ाकरात पे बात होगी और ज़रूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पाक अफगान मुज़ाकरात के माहौल में तलखी नहीं थी। कतर और तुर्की के हुक्काम ने मुज़ाकराती अमल को काबिल एतबार बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। और मजीद अगर आपको इस हवाले से अपडेट करें तो उनका अफगान तालिबान पर अच्छा खासा असर रसूख है। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो बरादर ममालिक को कहा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि मैकेनिज्म के तहत मुआहदे पर अमल दरामद होगा। हो सकता है तुर्की में मुज़ाकरात 25 से 27 अक्टूबर तक जारी रहें। वज़ीर दिफा ने यह भी बात वाज़े कर दी कि TTP की क़यादत अफगानिस्तान में है, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द शहरी आबादी में घुल मिल कर रहते हैं। सबूत है कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से अहकामात मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब बड़े एक बोल्ड शख्सियत हैं, जो आपकी पसंदीदा फेवरेट शख्सियत भी हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चीज़ और कही, एक सफ़े पर 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल मुख्तसर सा मुआहदा है, इसको मानने में मिनोअन कोई ऐसी जो है वो कबाहत नहीं है। कल अफगान तालिबान ये ना कहें कि फला शहर वाले नहीं मान रहे। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट दिया क्योंकि कुछ शहरों के अंदर निशानदेही की गई। पाकिस्तान मिलिट्री अगर की बात करें ना, मिलिट्री की, तो वो निशानदेही करते रहे कि यहाँ पे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, इस जगह पर आपके दहशतगर्द टेररिस्ट एक्टिविटीज होनी है, लेकिन ये नहीं सुनते थे। अब उन्होंने खास तौर पे बोला कि एक छोटा सा मुआहदा है, बड़ा प्रिसाइज है, बड़ा स्पेसिफिक है। अब ये नहीं कहिएगा कि भाई वो काबुल वाले नहीं मान रहे हैं तो फलाना जगह के लोग नहीं मान रहे, पूरे अफगानिस्तान के लिए ये बात माननी है। और अगर ये बात नहीं मानी गई, जो सालसी का किरदार अदा किया है, चाहे वो तुर्की हो, कतर हो, उनको फिर हम ये बात वाज़ेह तौर पर कह देंगे कि भाई जंगबंदी तो हो गई है। उसके बाद अगर आप ये इसकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम इसके खिलाफ भरपूर दिफा करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे के समरात सामने आने लगे हैं। ऑब्वियसली 9 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान है। और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि जो टमाटर 500 साढ़े 500 किलो हो चुके, हो सकता है वो 200 रुपए किलो पर वापस भी आ जाएं। ये एक एडिशनल खबर थी, ये सामने नहीं लिखी हुई मेरे लेकिन मैंने बता दी क्योंकि मेरे घर में भी टमाटर का इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो जराये के मुताबिक जो दोनों ममालिक है ना, उनके हुक्काम ने सरहद खोलने पर एक इत्तेफाक कर लिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और ये अच्छी चीज़ है। अगर हमने सीज फायर देखा और उसके बाद अगर इत्तेफाक कर लिया गया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जाहिर सी बात है, तिजारत हो रही है, ट्रेडिंग ज़रूरी है एक से दूसरे ममालिक के लिए, क्योंकि उसका असर हम देख रहे होते हैं। अगर मज़ीद अगर आपको इस हवाले से अपडेट करें, अगर कोई और तनाज़ा ना हो तो सरहद खोल दी जाएगी। इससे कबल आज दोपहर NLC हुकाम ने कार्गो गाड़ियों की क्लियरेंस के लिए स्कैनर तुरखम टर्मिनल पर नफ्स कर दिया और कस्टम अमले समेत दीगर मुताल्लिका तमाम महकमों को एहलकारों की जो हंगामी बुनियादों पर टर्मिनल बुला लिया गया है। और पाकिस्तान की तरफ से तुरखम टर्मिनल पर तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। फिलहाल तो देखें, अब जो कि एक काफ़ी दिनों से जो ये कशीदगी चल रही थी, सीज फायर हुआ और फिर एक मुआहदा जो कि जाहिर सी बात है, हमने सबसे पहले खबर आपको दी कि तुर्की और जो कतर में एक अफगानिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ है सीज फायर की, उसके बाद ये अच्छी खबर है कि भाई ट्रेडिंग के लिए जो हमारे रास्ते हैं वो खुल गए। अच्छा, दूसरी जानिब फातिमा, अफगान जो कस्टम हुकाम है ना, जो उनका कस्टम का अमला है, वो अफगान साइड पर भी कस्टम अमला तैनात कर चुके हैं। अच्छा, कस्टम की ज़रूरत ये होती है और कस्टम की जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी सामान यहाँ से वहाँ बॉर्डर से क्रॉस कर रहा है, उसकी चेकिंग होती है कि कहीं इसके अंदर स्मगल शुदा सामान तो नहीं है, कहीं इसके अंदर कोई मनशियात तो नहीं है, कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही। तो अगर दोनों तरफ ये खड़े हो गए हैं अमला लेकर, तो इसका मतलब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी कुछ ही अरसे के अंदर और कुछ ही घंटों के अंदर। हो सकता है कि कल के रोज़ जब हम आपसे बात करें तो आपको खुशखबरी दें कि अभी तोरखम बॉर्डर खुल चुका। आप ज़रा फुटेजेस में देखें ना कि कितने ट्रक्स हैं, सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स इधर भी खड़े, सैकड़ों की तादाद में ट्रक्स उधर भी खड़े हुए हैं। बस तो यही खबर जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके असरात हमने लोकल मार्केट्स में और स्पेशली सब्जियों की कीमतों में, और जो टमाटर की बात कर रहे थे कि हो जाओ पली। चले जी, अब हम अपने शहर की बात करते हैं। टमाटर पे भी एक प्रोग्राम रख लें पब्लिक के असरार पर, देखते हैं, चलें इंशाल्लाह वी विल डू इट वेरी सून। अच्छा जी, शहर कायद की बात करते हैं, जहां हैवी ट्रैफिक पर 2 माह के लिए नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डंपर्स के दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कमिश्नर कराची की हिदायत पर पाबंदी 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2025 तक नाफिज रहेगी। तो ये बिलाल किस तरह देख रहे हैं फैसला? बिल्कुल, ये फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि शहर में ट्रैफिक की जो रवानी है और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र ये फैसला कर दिया गया है।
अब 3 मखसूस रास्ते हैवी ट्रैफिक के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही बंद कर दें। यहाँ पर चीज़ें आती हैं, सामान आता है, कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, सब्जी मंडियों के अंदर जाते हैं, ये हाईवे के ऊपर इनकी नकलो हरकत होती है। फैसला जो किया गया 3 रास्तों का, सुपर हाईवे से न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया तक आमद-ओ-रफ्त की इजाजत होगी, नंबर 1। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मंजूर शुदा जो ट्रैकर वाले डंपर्स हैं उनको सनती इलाकों में जाने दिया जाएगा, नंबर 2। और सीसीटीवी कैमराज जो है वो लगी और ट्रैफिक पुलिस मॉनिटरिंग सिस्टम से मुंसलिक गाड़ियां मुस्तस्ना करार दी गई हैं। ये फातिमा, ये चीज़ थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो डीआईजी ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह साहब, उन्होंने इसी चैनल के मॉर्निंग शो के अंदर आके हमारे सामने बैठकर ये कहा था कि देखिए मुझे लाया इसीलिए गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ऑपरेशन के बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन इनको ट्रैफिक में लाने का मकसद ये था कि जो हैवी ट्रैफिक है उस पर एक तो नंबर प्लेट्स और उनके ऊपर कैमराज लगे होने चाहिए थे, फिर उनकी मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। एक पूरा कंट्रोल सिस्टम था जहाँ पर मॉनिटर किया जाएगा ये ट्रक यहाँ जा रहा है, ये ट्रक वहाँ जा रहा है। तो ये आई थिंक उसका पहला फेज है जो एक बात कर दी गई। अब देखना ही है कि कब से जो है वो इस पर अमल दरामद होता है। ये बात हो सकती है और होना भी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कराची में जिस तरह से डंपर्स को चल रहे हैं, आम इंसान को, बाइक वाले हों, गाड़ी वाले हों, आम शख्स हो जो राह पर चल रहा है, उसकी तादाद में जो इजाफा हुआ है ना, मुझे लगता है कि उसके पेश नज़र भी ये फैसला किया गया। मगर देखना यह है कि ये फैसला कितना उस पर अमल दरामद किया जाता है आने वाले दिनों में। अच्छा, अब रिक्वेस्ट अगली खबर में पढ़ूंगा। चलें जी, पढ़े, स्टार्ट करते हैं। गंदी सी हुकूमत का गंदा सा शहर और गंदा सा दारुल खिलाफा, और उस गंदगी का ये हाल है कि वो आलूदा तरीन शहर बन गया है। जी हाँ जी, आप किससे बात कर रहे हैं? मैं गैस करना चाहूंगी। मैं गैस कर ले, चले। गंदी हुकूमत किसकी है? हमारे पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी की, मोदी की जो गंदी हुकूमत है, और उसमें दिल्ली जो है वो गंदा तरीन, आलूदा तरीन शहर हो चुका है, और उसकी फहरिस्त जो है नंबर 1 आ चुकी है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसमें पहले नंबर पर। नई दिल्ली में दिवाली के मौके पर की गई आतिशबाजी के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हो चुका है। दिवाली की तकरीबात से नई दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कुछ 7 तक जो है 72 तक जो है वो पहुंचे, यानी कि इंडेक्स हो गया है 72। अब भारत में दिवाली के त्यौहार से लाहौर समेत, अच्छा भाई, इससे हम ये बात वाजे कर दें कि इससे पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, पाकिस्तान के शहर मुतासर हो रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसमें लाहौर समेत पाकिस्तान के मशरकी शहरों की फजा भी आलूद होने लगी। अभी देखें ना आप, जब आप नेबर कंट्रीज होते हैं ना, उसके बाद अगर वहां पर कुछ इम्पैक्ट हो रहा होता है, और क्लाइमेट चेंज के बाद तो वैसे ही पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मुश्किलात आ रही हैं, जिस पर बहुत तेज़ी से काम भी किया जा रहा है। पाकिस्तान हुकूमत इस पर बहुत जोर दे रही है, मगर अब वहाँ पर जब दिल्ली में एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हुई है और पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट का असर आया, मगर जो दिल्ली के असरात हैं वो पाकिस्तान में एंटर हो चुके हैं। क्योंकि कल दिवाली थी और आज ये जो है वो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दूसरे नंबर पर आया है, और आपको वजह बता दी है कि धुआं कहाँ से ड्राइव होकर आ रहा है। अब अलसुब शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 245 रिकॉर्ड किया गया लाहौर का। लाहौर के जो औसत AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 210 से 240 तक रहने का जो इम्कान जाहिर किया गया, जो कि बहुत हाई अलर्ट हो जाएगा। अच्छा जी, शहर की फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं गुजरावाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब भर में तमाम मुताल्लिका इदारे एक्टिव हो गए हैं, मुतहरिक हो गए हैं, और स्मोक हॉट स्पॉट्स पर जो एंटी स्मोक गन्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये बावर किया जा रहा है कि इसका लाजमी इस्तेमाल करें, जबकि आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत भी की गई है। भाई लाहौर के जो अतराफ के जो शहर हैं जैसे फैसलाबाद है, तो हम उनसे ये कहेंगे कि मास्क पहने और गैर ज़रूरी ना निकले, क्योंकि ज़ाहिर से स्मॉग होती है तो फिर हद निगाह भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसके बाद सर्दियां भी आ रही हैं। बहुत अच्छा आपने जिक्र किया स्मॉग का। अब फॉग को और स्मोक को मिलाते तो स्मॉग बन जाता है। पंजाब के अंदर स्मॉग ज्यादा, लेकिन एक अच्छी चीज है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो एंटी एटमॉस्फेयर को जो क्लीन करने के लिए जो गन्स होती हैं या फिर पूरी मशीन्स होती हैं वो बाकायदा स्प्रे किए गए, एयर स्प्रे हैं और बाकायदा तौर पर बड़े पैमाने पर किए गए। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये लाहौर का और पंजाब का जो एटमॉस्फेयर है वो साफ हो ही जाएगा या कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा। एटलीस्ट वो काम करती नजर आ रही है कंपैरेटिवली दूसरे सूबों के वजीर आला से। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इंटरनेशनली न्यूज़ क्या है, किस पर बात हो रही है, कौन सा हॉट टॉपिक चल रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। अफगान तालिबान की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बरतानवी अखबार ने ये हमें बता दिया है और इंकशाफ हो गया है कि अफगान तालिबान की जानिब से पैसों के एवज अफगान शहरियों को मौत की धमकियों के जाली खत जारी किए जा रहे हैं ताकि इस खत को मगरबी ममालिक में
पनाह हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो अजाइलम लिया जाता है वो बेसिकली ऐसे लिया जाता है कि आप एक दूसरे मुल्क के अंदर जाते हो, उसकी एम्बेसी में जाते हो और कहते हैं मेरी जान को खतरा है, मुझे सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या लाइफ थ्रेट्स हैं, मुझे आपके पास रहना है, तो फिर उसकी नेशनलिटी को कैंसिल करके वहाँ पर जाकर पनाह गुज़ीन बन जाते हैं, अजाइलम ले लेते हैं। तो ये जाली खत दिए जा रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट के, कि मैंने आपको दिया लाइफ थ्रेट का, कोई ना कोई मैसेज किया या कोई कॉल किया और आपने जाकर वहाँ पर कर। अच्छा जी, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये जो खत और जो एक स्टिंग ऑपरेशन एक बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के रिपोर्टर ने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें क्या इंकशाफ हुआ है वो बताते हैं आपको। अच्छा जी, बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप आने वाले अफगान पनाह गुज़ीन तालिबान से हासिल करदा जाली मौत की धमकियों पर मबनी खतूत का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवान अफगान हुकाम जाली धमकियों वाला खत पैसों यानी कि रिश्वत के एवज जारी करते हैं। ये खत अफगान पनाह गुज़ीन अपनी असाइलम की दरखास्त में बतौर सबूत जमा करवाते हैं कि अफगानिस्तान में उनकी जान को खतरा है। अच्छा जी, रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ जो है उससे भी आगाह करें कि देखिए भाई क्या हो रहा है। अब स्टिंग ऑपरेशन किया, बिल्कुल स्टिंग ऑपरेशन करते हुए बरतानी अखबार के रिपोर्टर ने इंकशाफ किया कि 3 मुख्तलिफ इलाकों की मकामी इंतजामिया से 40 बरतानवी पाउंड के एवज जाली खतूत हासिल किए, जिनमें तालिबान हुकाम के दस्तखत भी मौजूद थे। खतूत में धमकी दी गई थी कि आपने क्योंकि दुश्मन बरतानवी हुकूमत से ताउन किया है इसलिए आपको सजा दी जाएगी। वाह भाई, मतलब अगर बरतानवी हुकूमत का जो इंकशाफ है इनके अखबार का, तो सिर्फ 40 पाउंड आपकी जेब में होना चाहिए और किसी भी तालिबान का आपको वो ऑटोग्राफ मिल जाएगा खत के थ्रू, दस्तखत शुदा, मोहर शुदा, जिसमें ये बात वाज़ेह होगी कि भाई हम आपको। अच्छा, एक खत का खुलासा भी तो पढ़कर सुनाते हैं ना आपको जरा, और ये इंटरेस्टिंग होती जा रही है खबर। एक खत में ये कहा गया कि तालिबान आपकी तमाम सोशल मीडिया सरगर्मियों के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं, आपको कानून का सामना करना होगा और आप इस शर्मनाक जिंदगी से आजाद हो जाएंगे। ओह माय गॉड। अच्छा जी, मतलब एक और खत का खुलासा आप कर दें जरा, खत तो सामने आया है। अच्छा, खत में धमकी दी गई है कि आपका खानदान तालिबान की निगरानी में है और हमारे पास आपके बरतानिया से ताउन के सबूत है, इसलिए फौरन खुद को पेश करो वरना नताइज की जिम्मेदारी आपकी होगी। अच्छा जी, दिलचस्प बात यह भी है कि धमकी आमेज खतूत में उस मुल्क का नाम भी होता है जिस मुल्क में अफगान पनाह गुज़ीन ने दरखास्त जमा कराई होती है। ये बड़ा अच्छा एक सिलसिला जो बहुत मुनज़्ज़म काम कर रहे हैं ये जाली लोग। वो बताते हैं कि आप इधर रह रहे हैं, आप इधर काम कर रहे हैं और हमारे पास आपकी फैमिली भी है, हमारे पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, जल्दी से वापस आ जाओ यहाँ पर अगर वहाँ बैठे हुए हो, ताकि आपको ज़िंदगी से आज़ाद कर दें। ये वर्ड्स थे। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो फेक भी होती हैं, कुछ चीज़ें जो है वो सच भी होती हैं, लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट हमने आपको बताई है तो बरतानवी अखबार ये कह रहा है कि ये चीज़ें फेक हैं और इसके एवज 40 पाउंड्स लिए जा रहे हैं, यानी कि अगर आप 40 पाउंड्स के अंदर वहाँ का अजाइलम ले सकते हैं। बहुत ही तो बहुत, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें इतने ज्यादा पैसे लगे। नहीं, पॉलिसी वैसे भी टफ हो गई है। आप यूएसए में जाएं, आप यूके में जाएं तो पॉलिसीज, अभी हमने ही खबर पड़ी थी कि यूरोप के अंदर जो अफगानी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनको निकालने के लिए भी, वापस भेजने के लिए पूरा एक मुनज़्ज़म तौर पर एक्टिव हुई है हुकूमत, और हुकूमत ने कुछ एक्शंस भी लिए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी है। हमास ने गजा में यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले की, जिसके बाद उसने लाश को इसराइली फौज के सुपुर्द किया। इसराइली फौज का कहना है कि लाश को पुलिस की निगरानी में तेल अवीव की अबू कबीर फोरेंसिक इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया गया है। बिल्कुल, और जहां पर मुंतकिल किया गया वहां पर लाश की शनाख्त का अमल 2 दिन तक ऑब्वियसली जारी रहेगा, फॉरेंसिक हो रहा होगा। और फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो हमास की जानिब से अब तक 13 यानी कि 13 जो इनके पास लोग थे उनकी लाशों को इसराइल के हवाले किया जा चुका है, जबकि इसराइली ऑफिशियल्स है ना, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। वो ये बता रहे हैं कि हमास के पास अब भी 15 यरगमालियों की लाशें मौजूद हैं। उन्होंने हमास को पैगाम दे दिया है कि वो जल्द अज जल्द इसराइल को वापस कर दें ये तमाम तर लाशें और यरगमाली। और हमारे कैदियों का क्या, जो फ़लस्तीन के कैदी, वो तो हमने कल भी इस बात पर बात की, क्योंकि जिस तरह से इसराइल की जानिब से हमास पर हमले, हमास पर नहीं, गजा पर जो हमले किए जा रहे हैं उसमें तकरीबन 50 से ज़ायद शहीद हो गए हैं वहाँ पर। और फिर से इमदादी सामान और जो ट्रक जा रहे थे, तरसील कर रहे थे फूड की, वो भी रोक दिए। मैं चाहूंगा आप कल वाली खबर भी थोड़ा रिपीट कर दें, वो जो खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की, वो क्या था? खिलाफ वर्जी की सिर्फ खिलाफ वर्जी नहीं की है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप इस मुआहदे पर नहीं चलते, हमास को ये कहा गया है अमेरिका की जानिब से, इसराइल की जानिब से, कि अगर आप इस पर अमल दरामद नहीं करते हैं और इस तमाम तरह इक़दाम नहीं करते हैं तो हमास का वो हाल होगा
जो उसने माजी में भी नहीं सोचा। तो जाहिर सी बात है हमास एक सिलसिले से जो यरगमाली, चाहे वो जिंदा हो चाहे वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए जो है वो आज भी आपको हम बता रहे हैं कि ना एक लाश जो है वो हवाले कर दी है इसराइल के। अब ये देखना है कि आगे क्या होगा और किस तरह से फिर से हमले रुकेंगे, और वही जो मुआहिदा हुआ है 20 नुकाती एजेंडे पर, उस पर कितना अमल दरामद होता है। अच्छा, जल्दी से ये बताएं, कल आप कितने बजे सोई थी? मैं जल्दी तो नहीं सोई थी क्योंकि फैमिली एंगेजमेंट थी, तो मतलब थोड़ा देर से सोई थी, यानी कि 12 बजे तक या उसके बाद? नहीं, उसके बाद। अच्छा ठीक है, तो कल आपने इंटरनेट यूज किया था, आपकी वेबसाइट सही चल रही थी, एप्लीकेशन सही चल रही थी सारी? नहीं चल रही थी? तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है अमेजॉन वेब सर्विस, उसको बड़ी तकनीकी यानी कि टेक्निकल एक ग्लिच आया, खराबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अब ये खुलासा हो गया। कल रात को बड़े लोग परेशान थे, ना फेसबुक चल रही थी, ना इंस्टाग्राम था, ना टिकटॉक था, ना स्नैपचैट था, कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ एक व्हाट्सएप और दूसरा एक यूट्यूब चल रहा था। तो सैकड़ों वेबसाइट्स इसकी वजह से अचानक बंद हो गई। ये खराबी अमेजॉन वेब सर्विस के एक अंदरूनी सिस्टम में पैदा हुई जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के निज़ाम की निगरानी भी करता है। अच्छा, इस खराबी के बायस दुनिया भर में ई कॉमर्स और जो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब ठप हो गए। अच्छा, इससे तो फिर बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए होंगे। बच्चे भी मुतासिर हुए और बच्चों के जो अब्बा है जो ऑनलाइन काम करते हैं वो भी मुतासिर हुए थे। अच्छा जी, आपको फिर इस हवाले से मजीद अपडेट कर दें कि चैट जीपीटी, स्नैपचैट, जूम, रोब्लॉक्स, सिग्नल और डूमलिंग ये मुतासिर हुए, बिल्कुल मुतासिर हुए और प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं जहां पर कल ये तमाम एप्लीकेशंस चले नहीं। अच्छा, इंटरनेट बंदिश की निगरानी करने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक इस खराबी से दुनिया भर में 1000 से ज़ायद कंपनियां मुतासिर हुई हैं। मतलब 1000 कंपनियां, आप सोचें कितना काम उनका है ना मुतासिर हुआ है। जबकि अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से लाखों सार्फिन ने सर्विस बंदिश की शिकायत दर्ज कराई और टेक्नोलॉजी से वाबस्ता दीगर इदारों ने भी इस बड़ी तकनीकी खराबी के बायस पेश आने वाली मुश्किलात और सर्विसेज में तातुल की इत्तला दी। जी भाई जी, इसी वजह से जो माहिरीन हैं उन्होंने अमेजॉन वेब सर्विस से हालिया खराबी को तारीख की सबसे बड़ी तकनीकी खराबी करार दिया, जिसने दुनिया भर में लाखों सार्फिन को मुतासिर किया है। और दूसरी जानिब अमेज़ॉन ने मामले पर वजाहत भी जारी करते हुए कहा है कि दुनिया भर की बड़ी वेबसाइट्स और जो एप्लीकेशंस यानी कि ऐप्स हैं उनको मुतासिर करने वाली बुनियादी जो खराबी है उसको ठीक कर दिया गया। इसीलिए आपने जब सुबह उठकर अपना जो है वो स्नैपचैट या फिर अपनी इंस्टाग्राम को या फिर अपनी वेबसाइट्स को खोला होगा तो वो दुरुस्त हो गई होंगी। तो अच्छा, अब ये हम उसी दौर में शामिल हो चुके हैं। मुझे लगता है वक्त की ज़रूरत है कि हमें एक एआई के ऊपर और एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी एक सेगमेंट रखना चाहिए कि हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, हमारे बिजनेसेस, हमारी सारी मॉनिटरिंग, हमारी सारी सर्विलेंस, सब कुछ इंटरनेट से है। अगर ये एक दिन के लिए भी रोक दिया जाए दुनिया भर में तो पूरा निज़ाम रुक जाएगा। अगर मैं ये एक बात कहूँ कि ये ज़िंदगी रुक जाती है फिर बिल्कुल ऐसा ही। आई थिंक मुझे लग रहा है इंटरनेट हमारी सांसें बन चुकी है और कितना परेशान हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो जाहिर सी बातें ऑनलाइन सिस्टम काम जो हो रहे हैं पूरी दुनिया में वो मुतासिर हुआ है। चले जी, ये तो इम्पोर्टेंट खबर हो गई। मौसम कैसा है पूरे पाकिस्तान में, मौसम की क्या हालात होंगे भाई? कैसा नजर आ रहा है? नहीं, कराची में तो धूप बहुत ज्यादा है, बहुत गर्मी है। उधर ये कि मगरिब रात में धूप कहाँ से निकलती है? मतलब रात में थोड़ी सी गर्मी नहीं होती रात में धूप नहीं निकलती। मैं वही हैरान हूँ कि क्या हो गया इनको, इसका इंटरनेट बंदिश का असर तो नहीं हो गया? बिल्कुल, बहुत गहरा असर पड़ा था। रात भर में अफसोस में था, सुबह जाके थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट आई। हो क्या रहा है मौसम का, बताएं जरा, हाल तो बताएं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने की पेशगोई कर दी है। चलें जी, पता नहीं अब ये पेशगोई कराची वालों के लिए है भी नहीं, मैं खुश हो रही हूँ वैसे। अच्छा जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में रात और सुबह के औकात में सर्द रहने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा बारिश होने की तावक्को। तो चलें भाई, हम नहीं इसमें इंक्लूड हो रहे। भाई एक तो महकमा मौसमियात बताता और एक हमारी जो फातिमा है ये भी जो है मौसमियात की हमारे सेट की डायरेक्टर हैं, तो इन्होंने जो बताया वो मैं आपको आगे से बता देता हूँ कि महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम खुश रहेगा। और कराची के अंदर भी अगर देखना तो ड्राई मौसम आ चुका है। मरी, गलियात और गिरदोनवा में मौसम सर्द रहेगा, जबकि सियालकोट और गिरदोनवा में रात के औकात धुंध रहने का भी इम्कान है। अच्छा, धुंध अब बदल चुकी है, पहले फॉग हुआ करता था, अब स्मॉग होती है। ये जो धुंध है ना, धुआं भी मिला हुआ होता है। सिंध और बलोचिस्तान वाले नोट कर लें, बेशतर अजला के अंदर मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि चित्राल वाले और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो भी इधर आसपास ही कहीं से चित्राल, दीर, कोहिस्तान, सवात, मालाकंड और कुरम में भी चंद मुकामात पर बारिश होने की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रेडिक्शंस की गई हैं।
अच्छा, अपर साइड में ही हो रही है बारिश, तो यहाँ कराची वाले फजूल में खुश ना हो कि भाई हमारे यहाँ भी कोई बारिश होगी, क्योंकि इस सीज़न में बारिश होती ही नहीं है कराची में। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर ले तो जिसके मुख्तलिफ इलाकों में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। दूसरी जानिब कराची में, चलो भाई कराची की बात कर ले बताएं भाई। जरा। अच्छा जी, कराची में खुश्क मौसम, रात के औकात खुनकी और दिन में गर्मी की वजह से दमा, एलर्जी, बुखार और सांस की बीमारी में मुब्तला मरीजों की जो तादाद है और वाकई में उसमें हम इजाफा देख रहे हैं। बिलाल, बाकी तिबी माहिरीन का कहना है कि गर्द आलूद हवाओं, कचरा जलाने और सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया है। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में दमा, बुखार, मलेरिया और डेंगू के मरीजों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। अच्छा जी, ये वेदर बहुत बुरा है, तो इसमें इम्पोर्टेंट आपने बात की, और मैं डेंगू बहुत मुश्किल होता है क्योंकि डेंगू हो चुका है। जो है वो अफसरदा हो गया, क्योंकि मैंने ही अपने एक प्यारे को खोया है कुछ एक हफ्ते पहले, और ये सांस की बीमारियां वाकई इस वक्त जन्म ले चुकी हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको बड़ा सीरियस नोट पर मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ज़रा सा भी सांस का इशू या सीना जकड़ रहा है या रेशा जैसे कहते हैं कि हमारे सीने में भरा हुआ है, तो आप नेबुलाइज कराते हैं, इसको बिल्कुल आप मजाक न लें, बहुत सीरियसली आपने इसको टेकअप करना है। कभी भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपने फ़ौरन रुजू करना है डॉक्टर से। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन आपने अपनी कोशिश ज़रूर करनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने अच्छा फिलहाल एक चीज़ और ऐड करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम गलियों में देख रहे होते हैं, अपने इलाके में देख रहे होते हैं, लोग कचरा जमा करते हैं, धुआं हो जाता है, और उसके बाद उस कचरों को जला देते हैं, तो वो बहुत बुरी चीज़ है। उससे फेफड़ों के लिए बहुत बुरा है वो। बड़े बुजुर्ग, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, उनको भी मुतासर करता है। खुदारा हम अपने मॉर्निंग स्पॉट से यही आपसे अपील करते हैं और मौदबाना गुजारिश है हमारी और मेरी और बिलाल की कि खुदारा ना करा करें, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा एक तो एयर क्वालिटी जो हम जिसकी बात करते हैं ना, उसमें भी असर पड़ता है, और साथ ही साथ क्योंकि हमारे कराची में दरख्त नहीं है तो कि वो अपने अंदर जस्ट हो जाए, तो प्लीज ना करा करें। कौन सा साइंटिस्ट है जो हर मोहल्ले के अंदर होता है जिसको जलाना ही होता है, लगी पड़ी होती है कि कचरा जलाना है। भाई कचरा जो आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, वो भी तनख्वाहें ले रहे हैं ना, उनके लिए छोड़ दें, उनको काम कर रहे थे। अगर वो काम ना करें तो फिर आप उठाकर इन्हीं के ऑफिस के बाहर ले जाएं कि भाई आपका काम है उठाना, वरना लोग जला देंगे। चलें जी, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हेल्थ की टिप्स दे रही हैं आज आप कुछ? मैं दे दूं या आप दे रहे हैं? आप डॉक्टर भी हैं, डायरेक्टर मेट्रोलॉजी भी हैं। चले जी, मैं डॉक्टर फातिमा क्या बता रही हैं आज, बताएं। चलें जी, जिंदगी खुशियां अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत से जुड़ी है जिसका नाम है पानी। तो हम आज पानी के ऊपर बात करें। पानी पे ये ना सिर्फ हमारी बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा भी है। पानी के बगैर ना सिर्फ इंसान की ज़िंदगी का तस्वर मुमकिन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का वजूद भी अधूरा है। ये वो अनमोल तोहफा है जो हमें कुदरत ने दिया है, जिसके बगैर ज़मीन पर कोई ज़िंदगी कायम नहीं रह सकी। लेकिन अफसोस के बदकिस्मती से हर गुजरते वक्त के साथ हमारी ज़िंदगी का यह कीमती सरमाया आलूदा होता चला गया है। तो थोड़ा सा आप क्या समझते हैं कि पानी नहीं तो ज़िंदगी नहीं, वो तो है, मगर अब जो कि हम संगीन मसाइल से घिर रहे हैं, मतलब उसकी वजह क्या है? मुझे ये अच्छा लगा कि आप एक अच्छी डॉक्टर भी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई है। आज हम एक ऐसे संगीन मसले का सामना कर रहे हैं जो फातिमा आपने बताया, जहाँ साफ और सेहतबख्श पीने का जो पानी है ना, हमारी दस्तरस से बहुत दूर हो चुका है। ख्वाब खरगोश है ये, और ये गफलत से जागने का नाम भी नहीं ले रहे ना जो हुक्काम है। आलूदा पानी न सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसको मुतासिर कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है, बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस भी बन रहा है। इंसानी सेहत के लिए शदीद ख़तरा भी है। इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो गया कि अपने पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। आपने अक्सर व बेशतर सुना होगा कि वाटर बोर्ड की लाइन से जो पानी आता है उसमें सीवरेज का पानी भी मिला होता है, फिर आप रोक रोक कर टैंक को फुल करने की कोशिश करते हैं जहाँ साफ़ पानी आता है। इसीलिए पानी को खुदारा उबालना एक आसान मगर इंतहाई मौसर तरीका है। इसको कीजिए जिसके ज़रिए जरासीम, वायरस, मुज़र केमिकल्स और इन तमाम चीज़ों का खात्मा हो जाता है जो पानी के अंदर होता है। क्लोरीनेशन भी होती है पानी के अंदर, कभी कभी इतना क्लोरीन मिला देते हैं कि उससे भी अमवात हो सकती है। अच्छा जी, इससे ना सिर्फ जो कि पानी का उबालने का सिस्टम जो बिलाल बता रहे हैं, इससे ना सिर्फ पानी साफ बल्कि महफूज बनता है, बल्कि हमारी सेहत की हिफाजत भी होती है। साफ पानी पीना हर घर की अवलिन तरजीह होनी चाहिए, और क्योंकि जाहिर सी बात है ना, आपको पता है सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद ही महफूज और साफ पानी से। इसके बगैर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कामयाबी और खुशहाली का ख्वाब नहीं देख सकते। जी भाई, सेहत की तो बात हो गई, बहुत ही जबरदस्त। मैं पहले तो आपका अप्रिशिएट करती हूँ, आपने पानी वाली बात भी अच्छी की और आपने दूसरी हेल्थ वाली बात भी अच्छी की। अच्छा चीज़, आप लोगों के दिमाग और माइंड को समझ गई हैं, उसके हिसाब से आप चीज़ें बता रही हैं। मौसम की अपडेट भी आप अच्छी दे रही हैं, आप मौसम भी बता रही हैं, वो मगर जो अगली अपडेट है ना वो आप दें, क्योंकि वो बात आपके मुझसे बहुत अच्छी लगती है और आप ही का ये हिस्सा है। तो टूरिज्म के पैकेज की बात कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं आज?
मेरा तो दिल चाहता है कि मैं छुट्टियों पे चले जाऊं और आपको वहां से खड़े होकर वीडियो कॉल करूं, और मेरा सच्ची में दिल ये चाहता है कि जो मैं आज आपको खबर देने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे एक दिन जाऊं जरूर। और इंशाल्लाह मैं जाऊंगा और अपनी पूरी टीम को लेकर जाऊंगा, और फातिमा आपका और पूरी टीम का खर्चा भी नहीं, एनटीए नहीं उठाएगा, मैं नहीं उठाऊंगा। बहरहाल कोट डीजी किले की तरफ हम जा रहे हैं। सिंध में एक ऐसी सरजमीन है जहां पर हर ईंट, हर पहाड़ी, हर दरख्त तारीख का कोई ना कोई वर्क संभाले खड़ा है। यहाँ पर न सिर्फ वादी सिंध की कदीम तहजीब ने जन्म लिया, बल्कि हुक्मरानी, फन तामीर, तहजीब के आला तरीन नमूने भी मिलते हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, वो जरूरी, क्योंकि जिस तरह से आपने एक कहा ना कि सारी टीम को लेके जाएंगे और वो देखेंगे, तो वो देख लेते हैं। खूबसूरत जगह, रिपोर्ट जरा देखें आप। सिंध एक ऐसी सरजमीन जहां पर हर ईंट, हर पहाड़ी, हर दरख्त तारीख का कोई न कोई वर्क संभाले खड़ा है। यहाँ न सिर्फ वादी सिंध की कदीम तहजीब ने जन्म लिया, बल्कि हुक्मरानी, फन तामीर और तहजीब के आला तरीन नमूने भी मिलते हैं। उन्हीं में से एक है कोट डीजी का किला, एक ऐसा तारीखी किला जो न सिर्फ अपने वक्त का शाहकार था, बल्कि आज भी माजी की अजमत का जीता जागता सबूत है। खैरपुर से जुनूब की जानिब तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़े पहाड़ी पर ऐस्तादा ये किला 1803 में मीर सोहराब खान तालपुर ने तामीर करवाया। 100 फीट ऊंची पहाड़ी पर तामीर इस किले को तामीर होने में 28 साल लगे और इसे अहमदाबाद का नाम दिया गया। किले का डिजाइन ईरानी माहिर तामीरात अहमद ने तैयार किया। किले की दीवारें 2265 गज और कुल रकबा 94,000 मुरब्बा गज पर मुहित है। दीवारों में चूने के पत्थर, मुकामी ईंटें और लकड़ी का इस्तेमाल हुआ। दाखिले का मरकजी दरवाजा शाही दरवाजा है, जिसमें आहनी कीलें दुश्मन के हाथों को रोकने के लिए नस्ब की गयी। दिफा के लिए किले में 6 बुलंद ब्रिज, तोपों के लिए खुसूसी प्लेटफॉर्म, सुरंगें और खुफिया रास्ते मौजूद थे। किले के अहम ब्रिजों में फतह ठल, मलिक मैदान, जैसलमेर ठल, शिफा ठल और शहीद बादशाह ब्रिज शामिल है। मरियम तोप जो पुर्तगीजियों की जंगी शिकस्त के बाद यहाँ लाई गई, आज भी खैरपुर शहर की सड़क पर मौजूद है और इसकी यादगार किले में जिंदा है। किले में मौजूद तालाब जो पीने के पानी के जखीरे के लिए बनाया गया था, आज भी इस दौर की जहानत का सबूत है। इस किले में तोपें, बारूद खाने, पहरेदारों के कमरे, मेहमान खाने, अदालत, जेल और हुक्मरानों का हरम तक तामीर किया गया। दिलचस्प बात तो ये है कि इस किले पर तारीख में कभी हमला नहीं हुआ, जो इसके मजबूत दिफाई निजाम और स्ट्रेटेजिक महल वकूअ का सबूत है। किले के करीब ही कोट डीजी का कदीम शहर वाक़ है, जिसके आसार 16 तहों पर मुश्तमिल है। माहिरीन के मुताबिक ये मुकाम वादी सिंध की तहजीब से भी कदीम है, जहाँ मट्टी के बर्तन, धात के औजार और बेल की मूर्ति जैसे नवादरात दरियाफ्त हुए। कोट डीजी किला आज भी मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को अपनी जानिब खींचता है। अच्छा जी, तो कोट डीजी किला जाएं और वहाँ के जो शाहकार है उसका आप खुद मनाजिर जो है अपनी आंखों से देखें। बिलाली, आप क्या कर रहे हैं? मैं जरा इम्पोर्टेंट अपडेट चेक कर रहा था। क्यों खरीद? हाँ, जब देखती हूँ आपकी जो स्क्रीन टाइम है ना वो ज़्यादा हो रही है और आप मोबाइल में लगे रहते हैं, ऐसा क्यों है? अच्छा, ये एक एडिक्शन बन गई है। मतलब हमें पता होता है कि कोई मैसेज नहीं आया, फिर भी हम उसके वाइब्रेशन के ऊपर भी सोच रहे होते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा। बिला वजह देख भी रहे होते हैं, बिला वजह देखते हैं। क्यों? ये आदत बन गई है भाई। ये आदत क्यों बनी है? बहुत बुरी आदत है। क्यों बनी है, कैसे बनी है, क्या हो रहा है, इससे क्या नुकसानात हैं, किन बीमारियों में हम मुब्तला है और अपने पैरों से कितना दूर जा चुके हैं, ये टॉपिक हम सेकंड सेगमेंट और इसी पर बात करेंगे कि आपकी और मेरी आदत बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। हम भी जब कोई बात कर रहा होता है तो उसकी बात को इग्नोर करके मोबाइल में लगे होते हैं। ये एक सिंड्रोम भी है और ये क्या, किस चीज़ को जो है वो रेफर करता है, इन तमाम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।